नमस्कार दोस्तों। सी डी एस 1 2024 का हमारा एग्जामिनेशन हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इस बार का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था। मतलब पिछले के 3 से 4 साल के बीच में अगर देखें तो इतना डिफिकल्ट पेपर अभी तक सी डी एस में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इस सी डी एस के एग्जामिनेशन में, जो कि टोटल हमारे 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे अराउंड। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के हम एग्जैक्ट सोर्सेज फाइंड करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस पूछे थे यूपीएससी ने आखिर कहाँ से पूछे हैं, और उनका एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो ज्योग्राफी है इसे आपको कैसे टैकल करना है अगले अपने यूपीएससी सी डी एस के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि हमने सी डी एस 2 2023 का भी एनालिसिस किया था, जो पिछले बार हमारा सी डी एस हुआ था ज्योग्राफी के। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे करीब 80% जो क्वेश्चन थे वो हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर पूछे गए थे। एनसीईआरटी के अंदर से ही हमने स्क्रीनशॉट डाल के दिखा गया था कि जो क्वेश्चन है वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर पूछे गए थे। बट क्योंकि ये वाला जो ज्योग्राफी का पेपर है हमारा, ये जो हमारा सीडीएस का पेपर है, ये इस बार डिफिकल्ट आया, तो 80% तो नहीं है यहाँ पे चांसेस कि हमारे एनसीईआरटी से आए हैं, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो डायनेमिक थे। या तो किसी न्यूज़ के अंदर वो ट्रेंडिंग कर रहे थे, ठीक है, या तो वो करंट इवेंट से थे, या तो वो मैपिंग से थे। तो इसलिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो इस बार बहुत कम पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक ईजी वन है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो प्लास्टिक की वजह से हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है ये सबसे क्योंकि हमारा ये जो प्लास्टिक है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये सबसे ईजी क्वेश्चन था ज्योग्राफी का हमारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप सोर्स ढूंढना चाहो तो आपको सोर्स इसको क्लास 10 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पेज नंबर 262 पे होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा है कि प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सैप्रोफाइट। और इसी की वजह से जो हमारा होता है, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसलिए जो है प्लास्टिक क्योंकि ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता, तो इस वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो अभी तो आपसे ये पूछा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बट हो सकता है अगले पेपर में आपको ये पूछ ले कि नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन क्या है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया या फिर किसी भी सैप्रोफाइट के एक्शन से ब्रोक डाउन ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन था, जो कि हमारा ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। तो इसमें पूछा कि ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तीन राज्यों में अलग अलग फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नीलगिरी जो है ये आपका ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है, जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका मैपिंग सीरीज़ में कह लो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में कह लो, जो आप लोग याद करते हो उसमें आपको ये नोट डाउन कर लेना है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है हमारा। रामनगर है, चंद्रशिला है, नहर वाटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो हमारा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा उत्तराखंड में ना होगी, हमारा कहाँ पर है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जेके में है। तो इसलिए जो है इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन ही मानूंगा। अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करी होंगी तो आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि रामनगर जो है हमारा जम्मू श्रीनगर में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप इज़ करेक्ट। अब ये हमारा पूछ लिया इसने कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा हार्ड की कैटेगरी में आएगा। ये क्वेश्चन करना इजी नहीं था, बट ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स का जो है हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंडिंग चल रहा था। तो बट उन्होंने इसमें कन्वेंशनली अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं लक्षद्वीप से रिलेटेड तो उसके ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लेते, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड पूछ लेते, कोरल से रिलेटेड पूछ लेते। बट इन्होंने ये सब ना करके जो वहाँ की एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 और 2, कि जो हमारी कोकोनट की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है लक्षद्वीप में। ये बात बिल्कुल सही है, और ऑयल कंटेंट भी हमारा नट्स के अंदर ज़्यादा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 और 2 दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें हम कोकोनट से रिलेटेड ही सवाल क्यों पूछा है हमारा लक्षद्वीप में, क्योंकि ये जो है हमारा करंट इवेंट में था। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 फरवरी की न्यूज़ है, यहाँ पे 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है। ये सारे जितने भी हमारे न्यूज़ हैं सारे कोकोनट से रिलेटेड थे, क्योंकि जो लक्षद्वीप है यहाँ पे जो हमारे कोकोनट प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, अब क्योंकि लक्षद्वीप न्यूज़ में था तो कोकोनट भी न्यूज़ में था। और अभी रिसेंटली लक्षद्वीप ने ये भी मांग करी है कि जो कोकोनट है उसे जीआई टैग दिया जाए लक्षद्वीप के कोकोनट को। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो इस वजह से यूपीएससी ने यहाँ पे डाल के पूछी है। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैं बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा करंट इवेंट है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो इसलिए जो बच्चे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अगर, तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड्स इज़ या आर करेक्ट। तो बैरियर आइलैंड से रिलेटेड पूछ लिया कुछ ने इसने यहाँ पे, तो ये भी मैं कहूँगा कि मॉडरेट क्वेश्चन था, बट इसमें ये भी थोड़ा सा एक हमारा वो है कैच है।
कैच क्या है देखो पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड्स, ठीक है, दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म ऑफशोर फॉर फार फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है हमारा द लगून्स और शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरल आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। और तीसरा कह रहा है सच लोकेशंस आर हजार्डियस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स एंड हुरिकेन्स। तो दोस्तों इसमें जो अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो इसमें एक आपको कन्फ्लिक्ट मिल सकता है, क्योंकि इसने बोल रखा है बैरियर, यहाँ पे अगर हम बैरियर रीफ की बात करें, ठीक है, तो बैरियर रीफ हमारा किससे होता है, इसमें हमारे कोरल्स जो होते हैं उनसे बना होता है बैरियर रीफ, ठीक है। और ये पहले तो हम पहले स्टेटमेंट को हटाते हैं, पहले दो स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो लगून्स होते हैं यही सेपरेट करते हैं बैरियर लैंड को मेनलैंड से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेनलैंड है और ये हमारा बैरियर आइलैंड है और ये जो लगून है इसके बीच में, तो इसलिए सेपरेट कर रखा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो अगली स्टेटमेंट है कि सच लोकेशंस आर हजार्डियस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म हरिकेन, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, क्योंकि ये अलग अलग ही आइलैंड है यहाँ पे, तो सी के बहुत ज़्यादा पास होता है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉर्म या फिर हरिकेन या फिर साइक्लोन आएगी तो यहाँ पे इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए खतरनाक होता है। कि यहाँ पे कैच जो आता है वो यहाँ पे आता है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारी। इसमें अगर हम देखें तो इसने बोला कि इट इज़ अ स्मॉल चेन ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड का। तो बैरियर रीफ अगर जो हम बात करें तो बैरियर रीफ तो हमारा सैंड से नहीं बनके कोरल से बना होता है, ठीक है। तो उस लॉजिक से तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट यहाँ पे बैरियर रीफ ना देखिए, इन्होंने बैरियर आइलैंड पूछा है। अब आइलैंड तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कई सारे आंसर किए में इसके ऑप्शन नंबर सी जो है ये बता रखा है, 2 और 3 बता रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को हटा रखा है। बट क्योंकि यहाँ पे बैरियर रीफ तो दिया नहीं है, बैरियर आइलैंड दिया है, तो आइलैंड तो लैंड का भी हो सकता है, सैंड का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और कन्वेंशनली आइलैंड जो हमारे सैंड्स वगैरह के ही होते हैं, रॉक्स के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1, 2 और 3 होगा। बाकी मैंने स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बात करते हैं हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये हमारा इजी क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे, ठीक है, डुएबल क्वेश्चन था हमारा ये। तो इसमें क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लाउड है ये। तो क्या है, पहला कह रहा है कि ये इट इज़ हाई थिन एंड पफी वाइट क्लाउड ऑफ आइस क्रिस्टल दैट लुक्स लाइक रिपल। दूसरा कह रहा है दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट टू 40,000 फीट अबव द अर्थ सर्फेस। तीसरा कह रहा है वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैकरल स्काई बिकॉज द क्लाउड रिजेंबल द लार्ज फिश स्केल्स स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट द सनसेट, ठीक है। तो इसका दोस्तों हमने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा था अपने ज्योग्राफी वाले सीरीज़ में। बाकी देखो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिरो क्यूमुलस कहेंगे यहाँ पे। अगर आप क्लास 10 जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसमें अगर आप आओगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, यहीं से आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन को। इसने बोला है कि भैया हाई होना चाहिए क्लाउड और थिन होना चाहिए, ठीक है। तो हाई और थिन हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे हमारा सिरस जो होता है वो हमारा हाई और थिन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, सिरस क्लाउड्स फॉर्म एट हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है, दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स, ठीक है। तो हाई एंड थिन हमारा क्या होता है, सिरस होता है। तो क्योंकि सिरस होता है तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो सकते थे तो इन दो में हो सकते थे कि सिरस स्ट्रेटस होगा या फिर सिरस क्यूमुलस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसने सिरस क्यूमुलस क्यों होगा, क्योंकि जो इसने ये वाली चीज़ बोल दी मैकरल स्काई वाली चीज़, ठीक है, इस वजह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैकरल स्काई वाले में क्या होता है कि जो हमारे स्काई होता है वो इस टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिश की स्केल्स जैसे होती है ना उसकी तरह ये दिखने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सिरो क्यूमुलस वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, डेंड्रिक है, रेडियल है या फिर ट्रेलिस है या फिर सेंट्रीपिटल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला है, सबसे पहला बोला है इसने इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, कि ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा क्या कह रहा है, इट अकर्स इन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, ओके। तीसरा कह रहा है अ मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज अ पैटर्न लाइक वेन ऑन लीफ, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ दे दी ना इसने वेन ऑन लीफ, यही इसका कीवर्ड है और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने पढ़ रखा होगा ये वाली चीज़ तो। एंड स्मॉलर स्ट्रीम जॉइन द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो डेंड्रिक पैटर्न होता है हमारा ये जैसे देख सकते हो आप, जो हमारे हिमालयन रिवर है खासतौर से वो हमारी ऐसी होती है, देखो जैसे जो लीव्स की पत्तियों की वेन्स होती हैं इस तरह से, जो हमारी पत्तियों की वेन्स होती है इसके अंदर उसी की तरह का पैटर्न होता है हमारी नदियों का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है डेंड्रिक पैटर्न ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये सेम चीज़ आपको हमारी एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको मिल जाएगा ये। यहाँ पे देख सकते हो द डेंड्रिक पैटर्न रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री नोन एज डेंड्रिक, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप्स इज़ करेक्ट, ये पूछा हमारा अगेन इस ज्योग्राफी इस वाले सीडीएस एग्जाम में। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, इन दी कॉपर क्लासिफिकेशन
इन द कॉपर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय द लेटर ई एफ, कि ई एफ से बोला जाता है आइस कैप वाले क्लाइमेट को, ये बोला इसने पहले स्टेटमेंट में, जो कि एक तरह से बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ द अर्थ्स मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी सही है एक तरह से। और तीसरा इसने बोला दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 104 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेबल है, इस टेबल से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने कौन सा बोला है, ई एफ बोला है। तो ई में हमारा देखो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, और ई एफ में हमारा कौन सा, ये एफ में हमारा पोलर आइस कैप वाला है, ठीक है, जहाँ पे हमारी पेरिनियल आइस है, यानी कि हमेशा 12वें महीने वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो इसने क्या बोला है कि आइस कैप वाला क्लाइमेट हमारा कौन सा होगा, ई एफ होगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ई एफ ही होगा, यहाँ पे पोलर कैप है, यहाँ पे पेरिनियल है। दूसरा इसने बोला है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। अगर 0 डिग्री से ऊपर चले जाएगा तो आइस जो है वहाँ की मेल्ट हो जाएगी, और पेरिनियल आइस हमेशा रहेगी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। जो कई सारे आंसर की इसके अंदर डाउट है थर्ड स्टेटमेंट को लेके कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेट हिमालयस में हमेशा 24 घंटे हमारी पेरिनियल आइस नहीं रहती, बट क्योंकि पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन में हमारे कई सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि हमें 12 ही महीने फ्रोजन रहते हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये हमारी करेक्ट है। इसलिए हमारी जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, 1, 2 और 3 तीनों हमारे सही होंगे, ठीक है। और ऑल्दो कुछ स्टेटमेंट इसमें हमारे आंसर की इसके अंदर ये सी स्टेटमेंट भी बता रखी है सही, बट ये है कि आपको क्योंकि कन्फ्यूजन है तो आप किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। बट इसका जो मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन इज या आर करेक्ट। तो इंसोलेशन से रिलेटेड पूछ लिया इसने कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। पहला क्या बोला इसने, द इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.39 माइक्रोमीटर एंड 0.76 माइक्रोमीटर। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है ए, यहाँ पे देख सकते हो, क्लास 11 की एनसीईआरटी खोल लेना, पेज नंबर हमारा 79 है शायद ये, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको ये हेडिंग मिल जाएगी सोलर रेडिएशन की, ठीक है। तो इसमें पहले तो इसने ये बता रखा कि इंसुलेशन हमारा होता क्या है। तो इंसुलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, जो हमारी अर्थ है उस पर जो हमारा सन की रेस पड़ रही है, ठीक है, वो होता है हमारा इंसुलेशन, कि जो हमारी सन की रेस पड़ रही है वो हमारी एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज़ नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म्ड एज इंसोलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन तो हमारा ये होता है, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारा होता है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो बात है अगली कि जो इंसुलेशन है हमारा, ये हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमारी कैसी है, स्पेरिकल शेप है, ठीक है। तो इवनली हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता इंसुलेशन, कहीं हमारे जो पोलर एरियाज है वहाँ पे कम होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इनफैक्ट हमारी जो ये एनसीईआरटी है इसके अंदर बता रखा है कि द फैक्टर दैट कॉजेज दीज वेरिएशन ऑफ इंसुलेशन, कि इंसुलेशन के वेरिएशन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ये इसमें बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इंसुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मेंडरिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा भी एक डुएबल क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते थे अगर आपने पढ़ा है, बस इसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज होते थे स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है कि इट इज़ अ यू शेप बेंड इन रिवर। तो यू शेप बेंड इन रिवर बता रखा है इसने। अब इसमें देखो कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि भाई यू शेप तो यूँ होता है, ये वाली जो चीज़ होती है ये तो हमारा एस शेप होता है, क्योंकि जो मियांडरिंग की जो शेप बताई है एनसीईआरटी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे जहाँ भी मैंने चेक करी है वहाँ पे कहीं भी यू शेप नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे साइनोसोइडस शेप लिखा हुआ है, एस शेप लिखा हुआ है, जिगजैग लिखा हुआ है, बट यू शेप कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। यू शेप हमारा ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा लॉजिक है, मेरे हिसाब से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, एन एक्सट्रीमली टाइट meander इज कॉल्ड अ जियोस्नेक, इट इज़ लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सबो लेक आफ्टर द फ्लड। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स meandering कोर्स प्रोड्यूसिंग इंसाइज्ड और एंट्रेंच meanders, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। देखो सबसे पहले तो जो यू शेप है, यू शेप जो विकीपीडिया के अकॉर्डिंग बताया, तो यू शेप जो शेप होती है लेक की वो हमारी ऑक्सबो लेक की होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी इनकरेक्ट होगी।
उसके बाद बात करते हैं मियांडर की। जैसे मैंने आपको बताया कहीं पे यू शेप लिखा हुआ नहीं दिखा मेरे को मियांडर का। देखो यहाँ पे लूप लाइक चैनल दे रखा है, कहीं पे जिगजैग दे रखा है, ठीक है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट ही होगी अकॉर्डिंग टू मी। उसका जो बाकी की जो दो स्टेटमेंट है 2 और 3 ये हमारी बिल्कुल सही है। यहाँ से होता क्या है बेसिकली, जिसमें फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसने बोला कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग। डाउन कटिंग मतलब जैसे कोई रिवर आ रही है पहाड़ से, इसने ये बोला कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट, मान लो जैसे कोई रिवर है जो हाई उससे आ रही है, जो लैंड है वहाँ का हाई है, एलिवेशन में हाई है, ठीक है। अब यहाँ से जो कोई रिवर आ रही है तो क्योंकि ये इसका वेग ज़्यादा होगा, ये इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये जो डाउन कटिंग है यानी कि जो गड्ढा करके चलेगी, डाउन कटिंग भी करेगी। जैसे साइड में तो इरोजन होता ही है, जैसे इसने साइड में कर रखा है इरोजन यहाँ पे, बट जो इसके वो है डेप्थ है उसमें भी बहुत गहराई से डाउन कटिंग करेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर इनटू डाउन कटिंग, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यही चीज़ इसमें बता भी रखी है यहाँ पे आपने इनसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर के अंदर, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन स्ट्रीम दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है। स्टीप ग्रेडियंट मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ठीक है। खड़ी चढ़ाई से अगर कोई रिवर आ रही है तो नॉर्मली इरोजन इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। यानी कि जो बेस है वहाँ पे इरोजन होगा और वो और गहरी हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर बता रखी है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर। तो ये बिल्कुल दोनों जो स्टेटमेंट है 2 और 3 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस। तो ये इसमें पूछा है आपका इस एग्जाम के अंदर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगर टेम्परेचर गिवन हो तो ही तब भी बता सकते हैं। बी कह रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर गिवन हो तो भी हम बता सकते हैं। सी कह रहा है इफ़ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोथ आर गिवन। और डी कह रहा है हमारा कि इफ़ परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ गिवन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको क्लास 11 की फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी में आपको इसका सोर्स मिल जाएगा, पेज नंबर 86 एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी तभी फाइंड कर पाओगे अगर आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो वहाँ का टेम्परेचर है वो दोनों दे रखा होगा तभी आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हो। आगे बात करते हैं, विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन दी एटमॉस्फेयर। तो इसमें पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस में हमारी सबसे ज़्यादा रेजिडेंस टाइम है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब रेजिडेंट टाइम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई हमारी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती है तो उसका एक रेजिडेंट टाइम होता है। रेजिडेंट टाइम मतलब कि कितने टाइम बाद वो जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी या फिर हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब बिल्कुल तरह से एलिमिनेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। तो अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है लाइफ, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो इसने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस की है जो सबसे देर तक रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसकी हमारा 40 से लेकर 150 साल तक हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है और इसके बाद कहीं जाके ये हमारा एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है या फिर हमारा एलिमिनेट होता है कहीं तो। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारा 114 साल तक होता है, N2O जो है हमारा, बट क्योंकि इसने हाईएस्ट पूछा है, इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा 150 साल तक रह सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यही क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा यूजीसी के अंदर भी पूछा गया है। इसमें ये पूछा है कि लीस्ट बोला है इसने कि सबसे कम हमारा रेजिडेंस टाइम किसका होता है। तो लीस्ट में हमारा मीथेन होता है, सबसे कम मीथेन होता है, सबसे जल्दी मीथेन जो हमारा 8 साल के अंदर हमारा मीथेन जो है खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर से। बट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हमारा एसीज के अंदर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, ये हमारा 150 साल तक रहता है। तो इसने ये पूछा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर दी कॉपर क्लासिफिकेशन। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, आप कर सकते थे इसे अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से। तो इसमें पूछा कि BW जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये कौन से क्लाइमेट का होगा, स्टेपी का होगा, डेजर्ट का होगा, तुंद्रा का होगा या फिर हमारा मीजोथर्मल क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगेन क्लास 11 की एनसीईआरटी खोल लेना, फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 104। वहाँ पे जो टेबल है इस टेबल का आप रट लोगे तो आपका कॉपर क्लासिफिकेशन की कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो देखो इसमें बता रखा है, इसमें क्या बोल रखा है कि BW, ठीक है, BW बोल रखा है ना यहाँ पे। तो देखो बी तो हमारा हो गया ड्राई क्लाइमेट और W हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा BW हमारा H। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा बी, यहाँ पे भी है BW और बी यहाँ पे भी है BW। बट यहाँ पे हमारे एक चीज़ क्लियर होगा कि है तो भैया डेजर्ट, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि इसमें कौन सा है, तो हमारे यहीं से हमें हिंट मिल गया कि भैया डेजर्ट क्लाइमेट है, इतना तो कंफर्म है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है इसे आप अच्छे से कर लेना। आगे बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इसमें पूछा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की वर्ल्ड लिस्ट पब्लिश करती है। IUCN करती है, WWF करती है या फिर UNEP करती है या फिर हमारी UNDP करती है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारी IUCN है ये पब्लिश करती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की हमारी
लिस्ट। और इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 133 पे चले जाना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसके बारे में। यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि द IUCN पब्लिशेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हमारा एनसीईआरटी से ही था, तो आप कर सकते थे। आगे बात करते हैं, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नेशनल वाटरवे 2 सिचुएटेड। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी से पूछा गया है, क्लास 12 के एनसीईआरटी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है द गंगा, द वेस्ट कोस्ट कैनाल, द ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, द ब्रह्मपुत्र एंड सदित्य धुबरी। ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर है आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी खोल लेना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली। इसमें पेज नंबर 119 पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे आपको ये टेबल मिल जाएगी। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, नेशनल वाटरवे सेकंड पूछा है इसने, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे सेकंड में हमारे यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रेच है हमारा, सदित्य धुबरी स्ट्रेच, ठीक है। तो सदित्य धुबरी स्ट्रेच है, ये बिल्कुल सही है। और हमारा कहाँ से है, ये ब्रह्मपुत्र से हमारा निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी कराओ तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कि कल्टिवेबल हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड, व्हाट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर 4 years, land that has been left fallow between 1 or 2 years, land that has been left fallow for less than 1 year, और land that has been left fallow for more than 5 year। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर अगर मैं पढ़ाओ आपने तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास 12 की एनसीईआरटी खोल लेना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली, पेज नंबर 41 में आप आ जाना। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड पे ये मिलेगा कल्चरेबल वेस्टलैंड के बारे में। तो इसने क्या बता रखा है सिंपल, कि ऐसा लैंड जो आप 4 साल से ज़्यादा अगर आप छोड़ रहे हो उसे हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 5 ईयर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो मोर देन 5 ईयर, लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, ये भी आपको करना चाहिए था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसने पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस इज सेम वाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। दूसरा कह रहा है लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पूरे अर्थ पे थ्रू आउट सेम ही रहेगी, क्योंकि कोई भी अगर अर्थ मूव कर रही है तो हमारी पूरी अर्थ ही तो मूव कर रही है, कोई अर्थ का पार्टिकल थोड़ा ना मूव कर रहा है, पूरी अर्थ हमारी एक साथ मूव कर रही है। बट जो लीनियर वेलोसिटी है इसमें हमारा जो है रेडियस का फर्क पड़ जाता है, कि हमारे पोल्स पे हमारे रेडियस क्या होते हैं, हमारे पोल पे हमारा रेडियस कम होता है, और जो हमारा इक्वेटर होता है उसमें हमारा रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसको जियोइड शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये ऐसा कंसेप्ट है कि हमारा एनसीईआरटी के अंदर था ही नहीं, ठीक है। इवन जो जीसी लॉन्ग है उसके भी अंदर मैंने चेक किया, उसके अंदर भी ये कंसेप्ट नहीं था, ये केवल इंटरनेट पे मिला है मेरे को, वो भी IAS वाले की वेबसाइट में, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है इसने ग्लोबल डिमिंग के बारे में कि ग्लोबल डिमिंग हमारा क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, सी कह रहा है राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, और डी कह रहा है फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। पूरा ही कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो सनलाइट है वो हमारी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ पाती, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं हम ग्लोबल डिमिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट के अंदर ये मिला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस एट द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड ग्लोबल डिमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्लोबल डिमिंग इज द रिडक्शन ऑफ हीट एट और द रिडक्शन ऑफ सन्स रेज रीचिंग द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। ये हमारा मैपिंग से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी पूछा है इस यूपीएससी ने, और जो हमारा ये करंट से बेस्ड था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसने पूछा कि अरेबियन पेनिनसुला में कौन से इनमें से कौन सी हमारा जो एरिया है ये नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है पूरा का पूरा। कुवैत हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा शोर पे है, ये भी बिल्कुल सही है। ओमान भी हमारा देखो अरेबियन सी से लग के सही है। यमन भी हमारा अरेबियन सी से लगा हुआ है। लेकिन जो जॉर्डन है, आपको पता होना चाहिए, जॉर्डन हमारा क्या है, इसराइल के जस्ट बगल में। तो जॉर्डन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्डन हमारा अरेबियन पेनिनसुला में नहीं आता, अरेबियन पेनिनसुला में बस यही देश आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जॉर्डन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्डन वैसे भी शायद लैंडलॉक कंट्री है, अगर मैं सही होता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत क्लिक करना चाहिए।
आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज या आर करेक्ट। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आंसर की है उसमें गलत लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो इसमें देखो क्या बोला इसने कि इसमें अंटार्कटिका से रिलेटेड बोला है कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रखा है, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट। अब कई सारे लोगों ने बता रखा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? उनका लॉजिक ये है कि जो हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है ये हमारा हिमालय का है, इस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देम। बट दोस्तों ये वाला लॉजिक बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पीक नहीं पूछा है, इसने ये पूछा कि जो कॉन्टिनेंट का एलिवेशन है, जो कॉन्टिनेंट है हमारा पूरा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, उसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, द माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आप, इसने बता रखा है यहाँ पे, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर देखा मैंने, वरना मैं भी यही चीज़ गलत कर रहा था, वही वाला लॉजिक मैं भी लगा रहा था। ठीक है, तो इस लॉजिक से देखें अगर हम, एक सेकंड इसमें रब कर दूँ, यहाँ पे देखो इसने क्या बता रखा है, अंटार्कटिका इज़ द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पे एवरेज एलिवेशन हमारा 8200 फीट है, और इस चीज़ की वजह से जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है ये हाईएस्ट एलिवेशन पे होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये करेक्ट है बिल्कुल। और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस हमारा कॉन्टिनेंट। अब ये वाला माउंट विंसन ही इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये वाला जो माउंट विंसन है ये अभी न्यूज़ में था हमारा दिसंबर के टाइम में। दिसंबर में के टाइम में क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि केरला के एक शेख हसन खान थे जो कि गवर्नमेंट वो थे, एम्प्लॉय थे, इन्होंने यहाँ पे स्केल किया था माउंट विंसन को। ठीक है, तो इस माउंट विंसन पे इन्होंने चढ़ाई करी थी, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, तो शायद वहाँ से उठा के इन्होंने कनेक्ट करके पूछा है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये दिसंबर की न्यूज़ है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर पे विशेष रूप से ध्यान देना है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवे सिटी इज़ या आर करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा था कि मतलब मेरे को भी नहीं पता कहाँ से पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोर्स ढूंढ के थक गया, बट ये इसका सोर्स मेरे को मिला नहीं है। तो इसका दोस्तों बस जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ये है, डी 1, 2 और 3। मेरे को भी नहीं पता है कहाँ से पूछा है, बट ये मेरे को बस ये इमेज मिली है गूगल इमेज में, इसमें ये बता रखा है गेटवे सिटी हमारी क्या होती है, इट लिंक्स मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ती है हमारी जो गेटवे सिटी है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अल पासो, बफेलो ये और हांगकांग, ये सब सेंट पीटर्सबर्ग जो है हमारी, तो ये चीज़ जो है जैसे रशिया को रेस्ट ऑफ द यूरोप से जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये बता रखी हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे इंडिया में गेटवे ऑफ इंडिया है वो भी आप एक तरह से लॉजिक लगा कर सकते थे, जैसे पोर्ट पे है वो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। मेरे को भी नहीं पता है कहाँ से पूछा, बट जो भी है यही है। तो दोस्तों ये हमारे पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस खत्म हो चुका है ज्योग्राफी का। तो क्वेश्चन जो थे इस बार काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल जो डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं और आपने कर दिया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न देखो हार्ड तो था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बट फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन जोड़ें तो ज्योग्राफी के हमारे 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 या 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं मोरलेस। इसमें से हमारे देखो 14 से 15 क्वेश्चन ड्यूएबल थे। ठीक है, आप हैरान हो गए कि सर 14 से 15 क्वेश्चन कैसे ड्यूएबल थे, बट यहाँ पे आप खुद देखो, हम अभी गिनते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ड्यूएबल थे आपके सामने। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये वाला ड्यूएबल था 1, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। सबसे पहले तो देखो ये ड्यूएबल था 1, क्योंकि हमारा अगर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते तो ये हो जाता है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, जॉर्डन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ड्यूएबल था हमारा। उसके बाद हम ये ग्लोबल डिमिंग वाला तो खैर ड्यूएबल नहीं था। उसके बाद ये वाला कर सकते थे आप दूसरा। ठीक है, 2। उसके बाद हमारा ये वाली जो चीज़ है ये तो डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी से पूछी है, 3। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा देखो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा है, ये इसमें कोई वो नहीं है, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते थे। चौथा क्वेश्चन ये आपका जो आप कर सकते थे। उसके बाद ये भी आप देखो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आ रहा है आप उसे डिफिकल्ट कैसे बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 5वां क्वेश्चन आप ये कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, ये भी ईजी है, बिल्कुल ईजी है, डायरेक्टली इससे आया है। 6वां क्वेश्चन आप ये कर सकते थे। और उसके बाद जो हमारा ये वाली चीज़ है, चलो इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते थे तो इसमें हटा देते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये हमारे यहाँ से हुए, और ये वाली चीज़ भी आप कर सकते थे, ऑल्दो थोड़ा बहुत घुमाया, बट इसे भी ले सकते थे। ठीक है, 7 ले लो। उसके बाद मेंडरिंग वाला भी कर सकते थे, एटलीस्ट अटैम्प्ट तो आप कर ही सकते थे, 8 कर लो इसे। हालांकि बस आप इसमें कंफ्यूज होते थे कि भैया यू शेप है या फिर क्या है। ठीक है, बट आपने क्योंकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका एलियन टॉपिक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेंडरिंग टॉपिक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप कर सकते थे। ठीक है, 8 इसे ले लो। उसके बाद हमारा सोलर रेडिएशन इंसोलेशन, ये देखो ये तो हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको लॉजिक लगाना पड़ रहा हो, डिट्टो लाइन बाय लाइन पूछा है हमें। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये अगेन कॉपर क्लासिफिकेशन हमारा 10।
उसके बाद यहाँ पे हमारा अगेन ये जो पैटर्न वाली चीज़ है, डेंड्रिक पैटर्न, ठीक है, 11वां क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते थे। उसके बाद ये क्लाउड वाला जो है ये भी आप कर सकते थे 12, और ये लगून वाला, इसमें हालांकि आप कंफ्यूज होते थे बट हाँ अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए। ये वाला तो हटा दो, लक्षद्वीप वाला, तो ये वाला कर सकते थे आप, ईजी था ये। 13, ये वाला हमारा ईजी था। उसके बाद ये चौथा भी अगर आपने ये बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा होता तो आप कर सकते थे। तो हमारा 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा इजी था ही, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो 15, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने निकाल दिए। 21 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एनसीईआरटी से ही आए हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन दिखाए आपको, 15 से भी हटा दो आप, 2-3 क्वेश्चन जो आप कह रहे हो कन्फ्यूजन वाले, कम से कम 13 क्वेश्चन तो आप ऐसे थे कि आराम से कर सकते ही थे, ठीक है। 13 से 14 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, तुक्का उक्का मार के आप 15-16 तक भी ले जा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे 14 से 15 क्वेश्चन हमारे फिर भी डुएबल थे 21 में से, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यूपीएससी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है बट इतना ज़रूर बनाएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन आप सॉल्व कर पाओ, और इतने क्वेश्चन ज़रूर डालेगा कि जिसका लॉजिक हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही लग रहा हो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी हमारी स्टैंडर्ड बुक आती है, तो इसलिए जो पेपर हमारे कितना भी डिफिकल्ट है आपको एनसीईआरटी पे तो कमांड चाहिए ही चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मतलब एनसीईआरटी तो बेस है, आपको करना ही करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कर लो आप, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट। बहुत लोग कहते थे कि भैया पहले कि सर हम कोई बुक पढ़ लेते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो वो भी बेस्ट तरीका है बुक पढ़ने के लिए कि आप बुक पढ़ के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। इंटरेस्टिंग भी होता है बुक पढ़ना, कोई स्टोरी बुक वगैरह पढ़ रहे हो, बट जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ज़्यादा वेटेज रखता है अपने आप में, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जैसे अभी लक्षद्वीप वाली चीज़ थी, वो अंटार्कटिका में जो कौन से वो माउंट विंसन वो पहाड़ चढ़े वो वाली चीज़ थी, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये हमारी न्यूज़ से कहीं ना कहीं रिलेट हो गए, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो आपको मैंडेटरी है ही। उसके बाद अगर आपका ये रिटर्न निकल भी गया तो एसएसबी में तो आपका मस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की अभी से आदत डालो। मैंने पिछली बार भी बताया था सीडीएस 2 2023 के एनालिसिस के बाद भी अभी भी बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, ठीक है। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लो या फिर हिंदू पकड़ लो, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, किसी भी साइट से मिल जाएंगे, या फिर आप दिशा की जो बुक आती है वो मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हो। और बाकी इस चैनल के अंदर भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, और इन फ्यूचर भी करेंगे। अब जब आपने एक बार पेपर सॉल्व अपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया, या फिर आधा भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्व लॉट्स ऑफ मॉक पेपर बिफोर एग्जाम। जब आप मॉक देने जाते हो ना, तो जो इस टाइप के लॉजिक होते हैं, जैसे मियांड्रिंग वाला जो था, जैसे मियांड्रिंग में उसने पूछ रखा था कि यू शेप होता है या नहीं होता, ये सब जब आप आंसर की देखते हो ना मॉक्स की, तो ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। इसलिए मॉक देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक देना। मतलब सिलेबस कंप्लीट जितना ज़रूरी है करना, उतना ही ज़रूरी मॉक देना है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो आप अपना लगाइए, और जो अपनी प्रिपरेशन है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हर बार वैसे पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, इस बार आया डिफिकल्ट, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम ज्योग्राफी का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, अगली वीडियो में हम साइंस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।